हम दो हमारे दो का नारा आज हो या कल सबको अच्छी तरह से याद है। परिवार नियोजन के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। यह नारा केवल नारा ही नहीं था, ये एक सीख भी है। और इसके उलट आज नजारा क्या है, आप खुद आपके टीवी स्क्रीन पर अगर हमारी वो जनसंख्या वॉच कुछ ही देर में देखेंगे तो समझ जाएंगे कि एक मिनट में 37 बच्चे जन्म लेते हैं। नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। विकास दुबे का एनकाउंटर देश का बड़ा सवाल बना हुआ है। चीन से युद्ध की आहट दुनिया में चर्चा का विषय है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार और उनकी घटती आबादी देश का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन आज हम इन सब मुद्दों से बड़े मुद्दे पर बहस करेंगे जिसका असर दुनिया और पूरे देश पर पड़ रहा है और नहीं समझे तो पड़ने वाला है। आज बात जनसंख्या नियंत्रण कानून और देश की बढ़ती आबादी की। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और जिस समय मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं, दुनिया की आबादी अभी 7,79,73,10,000 है और भारत की आबादी 1,38,04,26,380 है। ये हमारी बहस खत्म होते होते कहां तक पहुंच जाएगी, इसी मुद्दे पर आज करेंगे बड़ी बहस। क्योंकि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से छोटे परिवार को देशभक्ति से जोड़ चुके हैं। इंदिरा गांधी के समय नसबंदी का बड़ा अभियान चलाया जा चुका है, लेकिन हुआ आज तक कुछ नहीं। तो क्या हम एक ऐसी खाई की ओर जा रहे हैं जिससे पूरा देश गिरने वाला है और हर कोई उस खाई को देखते हुए भी अनदेखा कर रहा है। पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर पूछेंगे देश का सवाल। भारत पर सबसे बड़ा खतरा 2025 तक फूटेगा आबादी बम। अब हम दो हमारे दो, भारत के हर शख्स को समझा दो। हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। इस देशभक्ति का समय अब आ चुका है। देश के हर परिवार, हर घर को समझना होगा और इस देशभक्ति को दिखाना होगा। विश्व जनसंख्या दिवस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस बहस को नया मोड़ दे दिया है। अगर हम दुनिया में ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, विकसित राष्ट्रों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। एक ऐसा कड़ा कानून जो देश में सब पे लागू हो, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाले हो। गिरिराज सिंह की बात में भी दम है, क्योंकि हम 2025 तक आबादी के मामले में दुनिया के नंबर 1 देश हो जाएंगे। हमारे पास पीने के लिए मात्र 4% पानी बचा है। हमारे पास केवल दुनिया की 2.4% जमीन है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हम चरम पर कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे पास देने के लिए कुछ भी ना बचे। हालांकि देश में जब जब इस मुद्दे को उठाया जाता है, उसका विरोध और श्रेय लेने की होड़ शुरू हो जाती है। कांग्रेस को इंदिरा जी के समय शुरू करवाया गया नसबंदी अभियान दिखाई देता है तो बाकी दलों को विरोध करने का बहाना। इन दावों के बीच किसी ने भी अटल जी के बनाए गए वेंकट चलैया आयोग की सिफारिशों को 20 साल के बाद भी लागू नहीं किया। इस आयोग में जनसंख्या नियंत्रण के लिए संविधान में संशोधन करने की सिफारिश थी।
1947 में आजादी के समय हमारी आबादी महज 33 करोड़ थी, जो अब 1 अरब 37 करोड़ है। लेकिन जमीन, जंगल, पानी सब वही है जो आजादी के समय था। तो इसका बंटवारा कैसे हो पाएगा इतनी बड़ी आबादी के साथ? सोचिए समझिए, वरना आगे एक ऐसी खाई है जिसमें पूरे देश को एक साथ गिरना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जनसंख्या विस्फोट किसी बम विस्फोट से ज्यादा खतरनाक है। ऐसी स्थिति में, ऐसी सूरत में बहस जरूरी है कि आखिर जनसंख्या नियंत्रण कितना जरूरी है। अगर देश को वाकई विकास की ओर ले जाना है, देश बढ़ रहा है, ऐसे में आपका और हमारा इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या सहयोग है? क्या हम दो हमारे दो के नारे पर उतर रहे हैं खरे या नहीं, इस पर आत्मचिंतन जरूरी है। जी हां, मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। पैनल में मेरे साथ बीजेपी के नेता, वरिष्ठ वकील, समाज सेवी अश्विनी उपाध्याय जी हैं, जो लगातार जनसंख्या कानून को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अदालत में अपने कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। मेरे साथ आध्यात्मिक गुरु, जाना पहचाना चेहरा पवन सिन्हा साहब, जो कि खुद एक जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लगातार सक्रिय ही नहीं तो समाज में इसकी चेतना को लेकर भी आप दिन रात जुटे हुए हैं। मेरे साथ इफ्रा जान। इफ्रा, आप लगातार किस बहस में हिस्सा लेती रही हैं, लेकिन आज की बहस इस देश के विकास से जुड़ी बहस है। आपका भी इस देश के सवाल की बहस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय जी हैं। अश्विनी जी, आज देश का सवाल आप ही से शुरू करना लाजिम होगा, क्योंकि जनहित याचिका हो, अदालतों में चक्कर काटने हो, जनसंख्या वृद्धि को लेकर आपके किए काम, मुझे ऐसा लगता है कि ये चौतरफा चुनौती है। अगर जनसंख्या वृद्धि नहीं रोकी गई, नियंत्रण नहीं किया गया, कानून नहीं आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती जनसंख्या ही साबित होगी। अश्विनी जी। मनीष जी, पहले तो आपको और आपके चैनल इंडिया न्यूज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आपने जो आज विषय चुना है, बाकी लोग तो मैं देख रहा हूं बाकी चैनल क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन आपने जो विषय चुना है वो विषय चुना है जो दुनिया के भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण है। पहली बात तो ये कि कुछ लोग कहते हैं हम 125 करोड़ हैं, कुछ लोग कहते हैं 135 करोड़ है। तो मैं जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है, मैं उसको आपको बताता हूं। दिसंबर 2019 में 125 करोड़ लोगों का आधार बन चुका था मनीष जी। और अपने घर में पता कर लीजिए, अपने रिश्तेदारों के यहां पता कर लीजिए, अपने गांव में पता कर लीजिए, अपने मोहल्ले में पता कर लीजिए, एक भी आपको परिवार ऐसा नहीं मिलेगा जहां 100% आधार बना होगा। इवन मेरा बेटा भी बोर्ड में आएगा तब उसका आधार बनेगा। कहने का मतलब 20% ऐसे लोग हैं जो बिना आधार के आज भी हैं। तो 125 करोड़ लोग आधार वाले और बिना 20% बिना आधार वाले, यानी 25 करोड़ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आधार नहीं है। तो जनसंख्या हमारी 150 करोड़ है। आपने अपने उसमें दिखा दिया शुरुआत में कि हमारे पास जमीन लगभग 2% है, पानी लगभग 4% है पीने लायक। तो जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। जहां तक आप ये देखें पर डे के हिसाब से, तो आज की डेट में पर डे 70,000 बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब जब तक हम डिबेट खत्म करेंगे तब तक लगभग 3,000 बच्चे पैदा हो जाएंगे हमारी डिबेट के दौरान भारत में। हमारा क्षेत्रफल अमेरिका के क्षेत्रफल का 1/3 है। अमेरिका में पर डे 10,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, भारत में पर डे 70,000 बच्चा पैदा हो रहे हैं। मतलब क्षेत्रफल हमारा 1/3 और बच्चे हमारे यहां 7 गुने ज्यादा पैदा हो रहे हैं। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है, लेकिन चीन में भी लगभग 42-43,000 बच्चे पर डे पैदा होते हैं। हमारे यहाँ 70,000 है कि चीन से 1.5 गुना बच्चे हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं। तो हम ऑलरेडी दुनिया के नंबर 1 है। डाटा कुछ भी कहता हो, मैंने सुप्रीम कोर्ट में ही कहा है कि भारत, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं दूसरे विषय पे आता हूं। आप किसी भी समस्या के रूट का एनालिसिस करिए मनीष जी। आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप, मैंने देखा आप हमेशा गहराई पे जाते हैं। हम लोग केवल
समस्याओं पे चर्चा करते हैं, समस्या के मूल कारण पे नहीं करते। मैं आपके करोड़ों दर्शकों से कहूंगा, आज से आप समस्या के मूल कारण पे चर्चा, रूट काज पे जाके सोचिए। जल जंगल जमीन की समस्या, मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। रोटी कपड़ा मकान की समस्या, कुपोषण की समस्या, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, सड़क में भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़, थाने में भीड़, तहसील में भीड़, हर जगह और क्राउडिंग। मूल कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से हमारे हर एक समस्याओं को देखें, जो हमारे घर की समस्या है, हमारे समाज की समस्या है या हमारी राष्ट्रीय समस्या है, सभी समस्याओं का रूट काज एनालिसिस करें तो पता चला आधे से ज्यादा समस्याएं तो मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, चीन आज की डेट में हमारा भले दुश्मन है मनीष जी, लेकिन चीन से हमें कुछ सीखने की जरूरत है। 1947 में भारत आजाद हुआ, भारत से 2 साल के बाद 1949 में चीन आजाद हुआ और चीन आज की डेट में महाशक्ति बन गया, गरीबी से ऊपर उठ गया, भूखमरी से ऊपर उठ गया, कुपोषण से ऊपर उठ गया, बेरोजगारी से ऊपर उठ गया, महाशक्ति बन गया। और हम आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज बांट रहे हैं, आज भी हम केवल गरीबी से लड़ रहे हैं, आज भी हम बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, आज भी हम कुपोषण से लड़ रहे हैं। 70,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। इस लॉकडाउन में सब कुछ लाख है, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान लगभग 80 लाख बच्चे पैदा हो गए। इजराइल की जनसंख्या लगभग 90 लाख है, यानी अभी 10 दिन के बाद लगभग इसी जुलाई में ही हम एक इजराइल पैदा कर देंगे भारत में। इसी लॉकडाउन के अंदर एक इजराइल पैदा हो जाएगा। 70,000 पर डे का मतलब 2 करोड़ 55 लाख बच्चे, यानी 2020 में लगभग 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होंगे। भारत तो छोड़िए, दुनिया का कोई भी देश एक साल में 2.5 करोड़ नए रोजगार नहीं पैदा कर सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि एक स्वस्थ भारत बनाना है, एक साक्षर भारत बनाना है, एक संपन्न भारत बनाना है, एक सबल भारत बनाना है, एक सशक्त भारत बनाना है, एक समावेशी भारत बनाना है, एक आत्मनिर्भर भारत बनाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, भारत में वास्तव में राम राज्य लाना है, तो सबसे पहले हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून, हम दो, हमारे दो, सबके दो। जी टैक्स पेयर बेचारे टैक्स पे करके मरे जा रहे हैं, वो हम दो हमारे दो फॉलो भी कर रहे हैं। जी अश्विनी जी, आपने राम राज्य की बात की है और मुझे याद आता है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने ही हम दो हमारे दो का नारा उस काल में दिया था। मेरे साथ आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी मौजूद हैं। पवन जी, विकराल रूप जनसंख्या का, बेरोजगारी, कुपोषण, अंग्रेजी में एक कहावत है, पॉवर्टी इज द बिगेस्ट एविल इन इंडिया। देखिए, एक चीज हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि जब हम अपनी जनसंख्या का नियंत्रण नहीं करते तो फिर प्रकृति उसका नियंत्रण करती है। और प्रकृति जब नियंत्रण करती है तो 2 तरीकों से करती है, दैवीय आपदा से और रोग से। तो यदि हम जीना चाहते हैं, यदि हम स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं और स्वास्थ्य के साथ जीना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करें। और ये सबकी जिम्मेदारी है, ये कोई एक विशेष व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, कोई एक वर्ग की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम बहुत इतरा रहे हैं कि हमारा भारत विश्व का यंगेस्ट कंट्री है, लेकिन आपको ये मैं बता दूं 1.5 अरब से ज्यादा हो जाएंगे हम 2030 में। तो ये स्थिति हमारे लिए भयावह हो जाएगी। तो जो पॉपुलेशन डिविडेंड यानी जनसंख्या का लाभ जिस तरीके से देशों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। भारत के लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, भारत के लोग खाने को तरसना शुरू हो जाएंगे, भारत के लोग लगातार भ्रष्टाचार से, गुंडागर्दी, अपराध और रोग से त्रस्त हो जाएंगे। इसलिए हमें हर हालत में इस जनसंख्या का नियंत्रण करना होगा। जनसंख्या के नियंत्रण में हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि किसी भी हालत में हमें जाति, वर्ग, धर्म इन सब को न देखते हुए राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना होगा और ऐसा एक मंच तैयार करना होगा जिसपे सब लोग एक सी बात आकर बोलें और कहें कि भारत को बचाने के लिए, भारत में हम बचे, इसके लिए जनसंख्या का शीघ्र अतिशीघ्र नियंत्रण करें। यदि नहीं किया तो ये बहुत बड़ी समस्या, विकराल समस्या
बन के हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। दिल्ली और मुंबई इसके छोटे से, बहुत छोटे से उदाहरण है। मुंबई की धारावी छोटी सी इसकी एक उदाहरण है। ऐसी स्थिति पूरे भारतवासियों की ना हो, इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। 2030 बहुत दूर नहीं है। जी पवन जी, मेरे साथ इफ्रा जाम भी है। इफ्रा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, मेरा सवाल आपसे है, अगर प्रकृति से इफरात चाहिए, प्रकृति से अगर इफरात चाहिए तो जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। इफ्रा, धर्म को बीच में न लाया जाए। जी मैंने देखिए किसी को बीच में नहीं टोका, तो मैं उम्मीद करूंगी कि मेरे को पैनलिस्ट भी मुझे बीच में नहीं टोकेंगे। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, मैं इस पे कुछ तथ्य रखना चाहूंगी। हमें बोला गया कि हमारी जनसंख्या जो है ये बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है, इसका रुकने का कोई नाम नहीं लिया जा रहा है। ऐसा एक माहौल और ऐसा एक डिलिब्रेशन बनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, बात होती है TFR की। TFR का मतलब है एक औसत महिला अपनी जिंदगी में कितने बच्चे पैदा करेगी। एक औसत महिला 1971 में 5 से ज्यादा बच्चे पैदा करती थी, और आज वही भारत की एक औसत महिला सिर्फ 2.2 बच्चे पैदा करती है। यानी हमारी जो जनसंख्या है या हमारी जो TFR है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा कम हो रहा है, और ये तब हो रहा है जबकि हमने ऐसा कोई कानून नहीं लाया, किसी पे प्रेशर क्रिएट नहीं किया। तो समझने की बात यह है कि जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था हमारे देश की बेहतर होती जाती है, वैसे वैसे हमारे देश की पॉपुलेशन यानी TFR, एक महिला अपनी जिंदगी में कितने बच्चे पैदा करेगी, वो नंबर ऑलरेडी कम होता जा रहा है। और आप मुझे बता दें, अभी हमारा नंबर जो है जो 2.2 पे है, तो मतलब 2.2 पे है, और 2.1 से जब 2.2 है और 2.1 पे उससे नीचे अगर चला जाए, जो 1-2 साल में चला जाएगा, उसके बाद हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी घटना शुरू हो जाएगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये डर किस बात का बनाया जा रहा है कि इतने हो जाएंगे। जहां तक दूसरी बात सवाल आती है, हम खाना कहां से लाएंगे, नौकरियां कहां से लाएंगे। पवन जी आ रहा हूं, आपको ला रहा हूं बहस में। जी, जहां तक बात बार बार की जा रही है खाना कहां से आएगा, नौकरियां कहां से आएंगी, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ भारत देश में करीबन 350 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर पे रहते हैं। बांग्लादेश में 1000 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर पे रहते हैं, यानी उनकी जमीन और उनके लोग हमसे 3 गुना ज्यादा हैं। 1000 लोग से ज्यादा 1 स्क्वायर किलोमीटर पे रहते हैं। मैंने जब आपसे बड़े सम्मान पूर्वक मैंने जब सवाल किया था, तो मैंने आपसे यही सवाल किया था कि प्रकृति से अगर इफरात चाहिए तो जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। अश्विनी उपाध्याय, जिनकी याचिका सर्वोच्च अदालत में सुनी जा रही है, उन्होंने इस पर एक डिटेल रिसर्च किया है। अगर आपको जवाब चाहिए तो अश्विनी और पवन सिन्हा जी जवाब देंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जनसंख्या नियंत्रण आज का नहीं है। आप याद करिए इमरजेंसी का दौर, इमरजेंसी के दौर में एक नेता जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी इमोशन से नहीं ऑर्डर से चलती है। और आपको अगर इमरजेंसी का वो काल याद है तो क्या हुआ होगा, ये आपको याद रखना चाहिए। अश्विनी उपाध्याय जी। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोले जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको TFR का डेटा बता दिया, और TFR का डेटा मैंने नहीं लाया है, ये हमारे देश की सरकार ने लाया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से लाया गया है, तो ये डेटा मैं अपने घर से नहीं लाई हूँ। देखिए, आप एक डाटा लेकर बैठी हैं। मेरे टीवी स्क्रीन पर इस समय जो डाटा चल रहा है, जब से हमने बहस शुरू की है, 516 बच्चों ने जन्म ले लिया है, 516 बच्चों ने जन्म ले लिया है, और आप जो डाटा लेकर बैठी है, तो हमारी ये जनसंख्या कैसे आसमान छू रही है। अश्विनी उपाध्याय जी, का डेटा बता रही हूँ सर, हमारे देश में भारतीय जनता सरकार ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में डेटा कलेक्ट किया है। सुन लो, मैं जवाब दे रहा हूँ। डेटा क्यों नहीं बता रहे? यानी एक महिला, आप जवाब तो ले लीजिए। इफ्रा, अश्विनी उपाध्याय जी का जवाब ले लीजिए। दिखा दीजिए। इफ्रा, अश्विनी उपाध्याय जी का जवाब तो ले लीजिए। बता दीजिए, बता दीजिए। मनीष जी,
मैं उम्मीद करती हूँ कि अश्विनी उपाध्याय जी टीएफआर मनीष पे जी, बात जरूर करेंगे। मैंने जरूर करूंगा। हाँ, पहली बात तो मनीष जी, ये मैं केवल एसी के कमरे में बैठ के और केवल डेटा पे मैंने बात नहीं किया है। मैं पूरे के पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैदल चला हूं। आपको भी याद होगा, हमने मेरठ से एक यात्रा निकाली थी दिल्ली। मैंने बागपत में कम से कम 1000 किलोमीटर हम पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में चले हैं। और एक एक हमें गांव ऐसे मिले हैं मनीष जी, जिसमें एक एक परिवार को अभी भी 10 से 20 बच्चे हैं ऑन रिकॉर्ड। और तो छोड़ दीजिए मनीष जी, दूर नहीं जाना, आप डासना आइए, डासना जेल के जितने अपराधी हैं उनका डाटा वही मिल जाएगा जेलर के यहां सामने ही। आप केवल जेल में बंद अपराधियों को देख लीजिए, कोई ऐसा अपराधी नहीं है जिसके 5 से कम भाई बहन है। 5 से 10 बच्चे, कुछ एक तो ऐसे हैं जो 5 से 15 भी हैं। इसलिए मैं उस पर नहीं जाता टीएफआर पे। हाँ, निश्चित रूप से कुछ लोग 1 बच्चे पैदा कर रहे हैं, कुछ लोग 10 कर रहे हैं। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। और यदि जब टीएफआर 2.2 हो ही गया है, तब तो मुझे लगता है कि हमारे दो का स्वागत करना चाहिए। भाई पहले एक बात होती थी, भाई 3 तलाक है नहीं, 3 तलाक है नहीं, लेकिन जब 3 तलाक कानून आया तो 3 तलाक का विरोध शुरू कर दिया। एक तरफ कहते हैं 3 तलाक कोई होता ही नहीं है, और जब 3 तलाक कानून आता है तो विरोध करते हैं। तो मैं अगर ये कह रहा हूं कि जब सब लोग हम दो हमारे दो फॉलो कर ही रहे, तो कानून का स्वागत, सुनिए, तो कानून फिर तो हम दो हमारे दो का वेलकम करना चाहिए। अश्विनी जी, इफ्रा और पवन जी, इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर जो आबादी मीटर चल रहा है, 612 बच्चों ने जन्म ले लिया है। जब से हमारी बहस अब से 22 मिनट पहले जब शुरू हुई है, आपके टीवी स्क्रीन पर 619 बच्चों ने जन्म ले लिया। इफ्रा, पवन जी, मैं आपको भी लाऊंगा। जी, जैसे इन्होंने बोला कि टीएफआर का डेटा जो है ये मैंने नहीं लाया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने। 1 सेकेंड उपाध्याय जी, आप बोलने तो दे दीजिए प्लीज। टीएफआर का जो डेटा है ये मैं नहीं लाई हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी जो है उसने लाया है। देखिए, इनको मैंने नहीं टोका। ये क्यों तथ्यों से डरते हैं? आप क्यों डरते हैं? आप तो इतने ज्ञानी हैं, आपको तो सब पता है, तो आप क्यों डर जाते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप टीएफआर लेके बैठी हुई है। अरे जवाब दे सब लोग अगर हम दो हमारे दो फॉलो कर रहे हैं, तो इस कानून का गर्मा गर्म बहस में पवन जी गर्मा गर्म बहस में इस समय अध्यात्म की जरूरत दिखाई दे रही है। अगर जनसंख्या नियंत्रण में अध्यात्म अपनी भूमिका अदा कर सकता है, पवन जी, अध्यात्म की जरूरत दिखाई दे रही है देश का सवाल की इस गर्मा गर्म बहस में। हाँ जी, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ कि इरफा बहन ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए टीएसआर के, वो अपनी बात तो ठीक है, वो कह रही हैं, लेकिन वो उसका प्रेजेंटेशन बहुत ठीक नहीं कर रही है। देखिए, एक छोटी सी चीज है। पहले उन्होंने कहा, मैं उन्हीं के बातों से बता रहा हूँ, आंकड़े का मिस इंटरप्रिटेशन होता है। वो कैसे होता है? 10 लोग 5 बच्चे पैदा करते थे, ये हुए 50, ठीक है। अब ये टीएसआर रेट घटा है और ये घट के लगभग 2.3 पर आया है। तो 10 लोग अगर 2 भी मान लेते हैं, 10 लोग, ये 50 लोग अगर 2 पैदा करते हैं तो ये बन जाता है 100। तो एक्चुअली जो इस तरीके से जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ती है पॉपुलेशन, 1 2 3 से नहीं बढ़ती है, 2 4 8 16 ऐसे बढ़ती है। तो जो टीएसआर भले ही कितना नीचे आ जाए, लेकिन उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन से, जो बहुत ज्यादा है, बहुत उसका वॉल्यूम ज्यादा है। दूसरी चीज, बहन ने अभी इस बात को कहा कि हम लोग 350 लोग हैं 1 किलोमीटर में और बांग्लादेश से, तो हम लोग अपना कंपैरिजन बांग्लादेश से करेंगे। ये क्या बात हुई कि हम अभी तो उन जैसे नहीं हुए, यानी हम वेट करेंगे वहां तक। और वैसे भी ये 350 पर किलोमीटर नहीं है, ये 441 से 445 लोग है ना। नहीं, अब 1 मिनट बोलने दीजिए। 1 किलोमीटर में 350 लोग आपने कहा, वैसा नहीं है। 441 से 445 लोग ऑलरेडी 1 किलोमीटर में रह रहे हैं। हम बांग्लादेश से कंपैरिजन नहीं करेंगे, हमें इसे कम करना होगा। और हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। ये देखिए कि हम लोग तुरंत
पानी में पहुंच जाएंगे। इसलिए बहुत शांति से इस मुद्दे को समझना है। अश्विनी जी ने जो आंकड़े दिए हैं वो सामान्य मतलब ऐसा नहीं है कि किताबों से पढ़ कर दिए हैं, आंकड़े वो कलेक्टेड आंकड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया हुआ है। इसलिए उस पर हम सबको तवज्जो देनी पड़ेगी। दौर को याद करिए जब एक उस दौर के नेता ने कहा था इमरजेंसी भावनाओं से यानी इमोशन से नहीं चलती, ऑर्डर से चलती है। तो क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए इस समय सुप्रीम कोर्ट के एक सख्त ऑर्डर की जरूरत है? पहली बात तो मैं आपको अगर बोल हम रही हूँ लोग कि बहुत जल्दी ऑलरेडी सचेत हमारा नहीं जो हुए, तो हमारा सुप्रीम हर कोर्ट कपल जो माने, है माने सुप्रीम वो कोर्ट सिर्फ को करीबन करना 2 के पड़ेगा। बच्चे ऑर्डर रख रहा आएगा, है। पहली ऑर्डर बात का तो फिर ये- ब्यूरोक्रेसी पालन करवाएगी। मनीष जी जी, हाँ। अभी ये मामला पहले तो मैं सोमवार बता को दूं लगा कि हुआ है। हमारे 2 दिन के ऑलरेडी बाद जो अभी TFR 13 रेट तारीख है को यानी मैटर एक सुनवाई पे है, औसत सुप्रीम महिला कोर्ट में जो लगा है हुआ अरे इफ्रा जरा सुन लीजिए। इफ्रा आप तो TFR के अलावा अश्विनी कुछ- जी आप आप किसी जरा को जवाब बोलने तो ही सुनिए कि नहीं मैं देते, TFR रिपीट आप करें, जरा किसी को सवाल बोलने पूछिए। ही नहीं देते। मैं आप TFR का सुनने जवाब दे से रहा हूं, सुना सुनिए। रहे हैं। आप अपनी सुनिए, जेल में आपने क्या देखा? आपने कह दिया TFR नहीं, आपका मैं 2.2 सुन है ना, चुकी बता हूँ रहा ऑलरेडी। अब सुनिए, हमारा सुनिए। आप पहली आपका बात तो सुन ये- चुके हैं, आपने मुझे बोलने नहीं मनीष जी, दिया, अब प्रॉब्लम क्या आपको हो भी रही है? बोलने नहीं अश्विनी जी, दूंगी। मनीष जी, पहली अश्विनी बात जी, तो हमारा अश्विनी TFR जी, यानी इफ्रा और एक पवन महिला सिन्हा जो जी, है अश्विनी जी, वो ऑलरेडी अश्विनी जी, पवन सिन्हा जी और इफ्रा, अब वक्त है एक अच्छी खबर का। जी हां, आज की बहस में अब वक्त है एक अच्छी खबर का। और खबर क्या है ये आप खुद सुन लीजिए। आज के सवाल आखिर पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप, इसको लेकर हम एक अच्छी खबर आपको बताएंगे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया न्यूज और पेटीएम फर्स्ट गेम्स मिलकर एक क्विज लेकर आ रहे हैं। इस क्विज में आपसे रोज इंडिया न्यूज के शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9 बजे के बुलेटिन में सवाल पूछे जाएंगे। इसके जवाब पेटीएम फर्स्ट गेम्स पर देने वाले लकी विजेताओं को पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप के जरिए 10 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। आज का सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर। सवाल, इंडिया न्यूज के डिबेट शो देश के सवाल के एंकर कौन हैं? विकल्प ए मनीष अवस्थी, विकल्प बी शहजाद पूनावाला, विकल्प सी राशिद हाशमी और विकल्प डी रोहित पुनेठा। अब वक्त है हेडलाइंस का। बहस और उसके सवाल आपसे और मुझसे कैसे ताल्लुक रखते हैं, आपको यह देखना जरूरी है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून क्यों नहीं? जनसंख्या नियंत्रण कानून पर राजनीति क्यों होती है? बढ़ती आबादी के खिलाफ कोई पार्टी आखिर आवाज क्यों नहीं उठाती? जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए कानून कब बनेगा? 34 करोड़ से 1 अरब 37 करोड़ पहुंचने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? इन्हीं मुद्दों पर आज हमारी ये देश के सवाल की बहस जारी है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। मेरे साथ इफ्रा जान, मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय जी, मेरे साथ पवन सिन्हा जी। अश्विनी जी, फिर एक बार आपने हमारे सवाल आपने देखे। आखिर सख्त कानून और सियासत, क्योंकि आप बीजेपी नेता भी हैं, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? राजनीतिक दल कहते हैं इसका श्रेय कांग्रेस लेती है, कहती है हमने तो अपने अधिवेशनों में यह पास किया है। इमरजेंसी का दौर आपको याद होगा, इस पर तो फिल्म तक बन चुकी है। मेरे साथ अगर मैं आपसे पूछूं, इस समय सियासत ये कहती है कि ये बीजेपी कर रही है और कांग्रेस चीख चीख कर कहती है कि बीजेपी तो कट कॉपी पेस्ट कर रही है। अश्विनी जी, देखिए मनीष जी, मेरे हाथ में भारत का संविधान है। मैं आपके दर्शकों से कहूंगा इसको संविधान का शेड्यूल 7 देखें। शेड्यूल 7 में काम का बंटवारा है, केंद्र का, राज्य का। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में जो सब्जेक्ट है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। लिस्ट 2 में जो सब्जेक्ट है उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और लिस्ट 3, इसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, लिस्ट 3 में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उस पर केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उस संविधान संशोधन के जरिए इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग जोड़ा गया लिस्ट 3 में, यानी 76 में ये
तय किया गया कि अब केंद्र और राज्य दोनों जनसंख्या नियंत्रण कानून बना सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन को 43 साल बीत गए, 43 साल बल्कि 43.5 साल हो चुके। अब तो 2020 में हमें ये 76 में हुआ था। दुर्भाग्यवश ये ऐसे घूमता रहा। एक बार प्रयास हुआ, उस प्रयास के प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी हुई, उसकी वजह से तो नुकसान हुआ, तो मुझे लगता है ये पूरा मामला डिरेल हो गया। इसके बाद अटल जी ने इस पे बहुत गंभीर प्रयास किया। एक बात तो मनीष जी आपने अपने बुलेटिन में भी दिखाया, भारत नहीं पूरी दुनिया का सबसे प्रोमिनेंट कमीशन अगर कोई है तो उसको कहते हैं वेंकटचलैया कमीशन। प्रोमिनेंट क्यों मैं कह रहा हूं, ऐसा ये दुनिया का पहला कमीशन है जिसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के जज थे। जस्टिस वेंकटचलैया इस चीफ जस्टिस इसके हेड कर रहे थे, जस्टिस सरकारिया, जस्टिस जीवन रेड्डी, जस्टिस पुनैया इसके मेंबर थे। 2 फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसके मेंबर थे, सॉली सोराब जी और के पराशरन साहब। लोकसभा के सचिव महासचिव सुभाष कश्यप इसके अश्विनी जी, इफ्रा को इस समय जो तकलीफ है वो टीएफआर के आंकड़ों को लेकर कह रही है इफ्रा, और गिरिराज सिंह ने जो आज इशारा किया है, एक उनका जो रिएक्शन आया है उसको लेकर अगर जनसंख्या वृद्धि की बात होती है तो एक विशेष धर्म समुदाय को इससे दिक्कत होती है, और वो ये कहते हैं कि सरकार जानबूझकर उनको निशाना बना रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस समय आपको इफ्रा को ये साफ करना होगा कि आखिर ये जो असंतुलन है, ये असंतुलन कैसा। देखिए असंतुलन कैसे हो रहा है मनीष जी, असंतुलन ये हो रहा है कि टैक्स भरने वाला एक बच्चा कर रहा है, टैक्स भरने वाला ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चा कर रहा है। मुझे लगता है कि शायद आपके भी 2 होंगे, मेरे भी 2 ही हैं। तो टैक्स भरने वाला 1 या 2 बच्चे पैदा कर रहा है, फ्री का गैस सिलेंडर, फ्री का मकान, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, दुनिया और सारी चीजें फ्री लेने वाला 5, 10, 12, 14, 15। और जहां तक इफ्रा कह रही है, मैं तो इफ्रा बहन को कहूंगा कि मैं अभी दोबारा कोरोना के बाद फिर से पश्चिम उत्तर प्रदेश की यात्रा शुरू करने वाला हूं। बहन तुम हमारे साथ चलो, मैं दिखाता हूं 10 से 20 बच्चे वाले परिवार, और 1-2 नहीं, चुनिंदा नहीं, गांव के गांव, परिवार के परिवार, 10 से 20 बच्चे। और इफ्रा बहन कहीं मत जाओ, गाजियाबाद की डासना जेल में जाओ, वहां अपराधियों का डाटा मिल जाएगा, जेलर दे देंगे, मैं चल के दिलवा दूंगा। एक भी अपराधी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके माँ बाप ने हम 2 हमारे 2 किया। सारे के सारे क्रिमिनल ऐसे हैं जो 5 से 15 भाई बहन हैं। अश्विनी जी आपके इन सवालों पर, अश्विनी जी आपके इन धारदार सवालों पर मुझे लगता है इफ्रा को जवाब देना चाहिए। इफ्रा ये बहस आपके लिए खुली है, एक-एक कर जवाब दीजिएगा अगर आपने सवाल पूरे सुने होंगे तो। जी, पहली बात तो ये बार-बार ऐसा, मैं उम्मीद करती हूँ मुझे नहीं टोकेंगे जैसे मैंने इनको एक बार भी इतनी लंबी बहस में नहीं टोका और इतनी बड़ी स्पीच में नहीं टोका। पहली बात, ये बार-बार कहते हैं कि किसी जेल में ये गए थे और इसने उन जेल में देखा कि बहुत सारे बच्चे पैदा हुए। ये ऐसी बात है कि मेरे घर में हम लोग 4 सालन के साथ खाना खाते हैं और यहाँ पे मेरे पूरे पड़ोसी लोग 4 सालन बनाते हैं, तो देश में कहीं गरीबी नहीं है। यार प्लीज मुझे बोलने दीजिए उपाध्याय जी, ऐसे कैसे चलेगा? आपको बोलने देते हैं, थोड़ी तो तमीज दिखाइए डिबेट में। दूसरी बात, टीएफआर का डेटा, जो जेल में अपराधी ये क्या बोल रहे हैं? टीएफआर का डेटा जो होता है वो एवरेज डेटा। अश्विनी जी इफ्रा का जवाब ले लेते हैं, अश्विनी जी इफ्रा का जवाब ले लेते हैं। इफ्रा, टीएफआर का डेटा जो होता है वो एवरेज डेटा होता है, यानी एक औसत महिला का मतलब क्या है, यानी 10 लोगों को औसत, एक महिला नहीं औसत महिला, यानी फिर 2 बच्चे कैसे आते हैं जब अश्विनी जी ने कहीं पे देखा है किसी फैमिली में 5 बच्चे हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारी महिलाएं जो है उनके बच्चे हो ही नहीं रहे हैं और बहुत सारी महिलाएं हैं जो सिर्फ एक बच्चा रख रही हैं। तो कुल मिला के औसत हमारे देश में 2.2, यानी एक महिला, औसत महिला 2.2 बच्चे पैदा कर रही है। और मैं आपको बता दूं 2.1 के नीचे गिरने के बाद पॉपुलेशन जो है घटना शुरू हो जाता है। और अगर आप देखें हमारा पॉपुलेशन
1971 में वही एक औसत महिला 5.5 बच्चे पैदा करती थी। आज ऑलरेडी TFR रेट इतना गिर चुका है। दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं कि गरीब, अगर आप TFR देखें, जो अमीर लोग होते हैं, एक सेकेंड अश्विनी जी, हमारे दो कर रहे हैं तो इसका अगर बार बार TFR का जो डेटा है इनकी अपनी सरकार लाई है, अगर सब अपनी लोग सरकार नेशनल अरे उसी TFR सर्वे में लाई है। आप अरे डेटा उपाध्याय भूल जी, जाओ। तथ्यों से क्यों डेटा डरते हैं भूल जाओ, आप? इफ्रा। आपकी अपनी सरकार, इफ्रा, आप बोल रहे हैं जब बीजेपी सब सरकार लोग झूठ बोल 2.2 रही कर ही रहे है, हैं, आप बोल रहे हैं तो फिर बीजेपी कानून सरकार बनाने में झूठ दिक्कत बोल कहाँ आ रही रही है, है? तो बोल दीजिए। तो कह रहे मैं हैं, ये अरे देखिए अरे बीजेपी मैं क्या कह रहा हूँ? आदमी आपको बोल रहा है आपकी सरकार झूठा डेटा ला रही है। अरे बीजेपी अब के क्या 250 अपने सरकार सांसदों के ने लोग बोल रहे साइन हैं कि किया हमारी हुआ है। सरकार झूठा डेटा बीजेपी के 250 सांसदों ने लोकसभा में साइन करके दिया हुआ है, कानून बनना चाहिए। और मैं बीजेपी का नेता हूं, मैंने PIL किया हुआ है, आपने PIL नहीं किया। आप तो चाहती हैं, आप जैसे लोग तो चाहते हैं कि भारत में जनसंख्या विस्फोट हो और भारत का तालिबानीकरण हो जाए। आप जैसे लोग यही चाहते हैं। इफ्रा, आपके रिकॉर्ड की सुई TFR पे अटक गई है, लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं कि हमारी जनसंख्या वृद्धि, आप इसको केवल अपने धर्म समुदाय विशेष से जोड़कर क्यों देख रही है? आप क्यों नहीं ये मानती कि इस समय अगर भारत को विकास के चरम पर पहुंचना है तो उसमें जनसंख्या नियंत्रण आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। मेरे साथ पवन सिन्हा जी हैं। पवन जी, जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पा रहा, इसलिए भारत का जो इंटरनेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स है, भारत 154वें नंबर पर है। पवन जी, हैप्पीनेस इंडेक्स का पॉपुलेशन के साथ कोई लेना देना जी देखिए, एक मिनट, हमें ये बहुत एक कहावत में कहना चाहूंगा जो हमारी आदरणीय बहन भी उसको समझेंगी। औसत ज्यों का त्यों पुनवा डूबा क्यों। ये जिस औसत की बात कर रहे हैं वो औसत ज्यों का त्यों है, पुनवा फिर भी डूब रहा है, यानी पॉपुलेशन फिर भी बढ़ रही है। देखिए, कुछ औसत ऐसे होते हैं जिसको बहुत सेंसिबली देखना पड़ता है। औसत नीचे जा रहा है, डिमिनिशिंग ग्रोथ के साथ नीचे जा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। आंकड़ों का खेल देखे, आंकड़ों को समझना बहुत जरूरी है बहन मेरे, कि हम गिरती हुई उठती हुई दर से बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एक तो आप बोलने नहीं देती है, बाय गॉड क्या स्टैमिना है आपका। इफ्रा, पवन जी बोल रहे हैं। पवन जी, आप अपनी बात रखें। करेंगे, उसमें भी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। हम तो हमारे दो पवन जी, हाँ। पवन जी, आप अपनी बात रखें। इफ्रा, पवन जी को बोलने दीजिए। एक मिनट, ये जो इफ्रा बहन आपने आंकड़े दिए हैं, इसको मैं पहले भी बताया हूं। 10 लोग 5 बच्चे 50 लोग हो गए, फिर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ी। आज मान लीजिए वो 50 लोग जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो पॉपुलेशन एकदम ग्रोथ बढ़ के घट के 2.2 2.3 आ गई, ठीक है ना। लेकिन टोटल इजाफा अब 100 है, जो 50 था वो दुगना हो गया। तो आंकड़ों को बेस से समझा जाता है। जब तक आप बेसिक इंडेक्स को नहीं लेंगे तब तक आप नहीं ले सकेंगे। तो हम इसको और कम कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके सवालों का निराकरण हो गया होगा। कानून के तौर पर बताने के लिए अश्विनी उपाध्याय और अध्यात्म और रिसर्च, यानी कि जिस तरह से अनुसंधान कर पवन जी ने अपनी बातें रखी हैं, आपका निराकरण हुआ होगा। अश्विनी जी, अब अगली सुनवाई कब है? आपको क्या लगता है, अदालत इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है? मनीष जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि इसकी सुनवाई सोमवार को है और 22 या 23 तारीख के आसपास पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में PIL पड़ी है, उसकी भी सुनवाई है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने तो बाकायदा सरकार को ऑर्डर भी कर दिया है कि आप कमेटी बनाओ, इसको फ्रेम करना शुरू करो। हमारी PIL यहां चल रही है, वहां पाकिस्तान में भी चल रही है। दूसरी बात, इसका धर्म से कोई लेना दे नहीं। ईरान जैसा देश जो शरिया से चलता है, 1990 में जनसंख्या नियंत्रण वहां उन्होंने प्लान कर लिया था। तीसरी बात, ये 2.2 कर रही हैं। मैं इसका एग्जांपल अब आपको एकदम लेमैन के तरीके बताता हूँ। एक गांव है मनीष जी, जहां 100 घर है, 100 घर में 80 घर हम दो। सरकार झूठ बोल रही है, हम मान लेंगे। अरे सुन तो लो बहन, नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप सुनिए, आप ऐसे इंटरप्रेट नहीं कर सकती। आप क्या आपको तथ्यों से डर आप शांत रहिए पहले। मनीष जी, तथ्यों से डर क्यों लगता है? मनीष जी, एक औसत महिला मनीष जी, एक गांव है,
और मनीष आपका जी, एक कानून गांव जो ऐसा है जो जहां जो 100 हमारे घर जो है। उसमें भी तो मनीष जैसे यही रोकिए, होगा ऐसे ना। बात नहीं बनेगी। और क्या होगा? जनता को समझने की जरूरत है, मैं जो बोलने जा रहा हूं। अश्विनी जी, इफ्रा पवन जी, अश्विनी जी, इफ्रा पवन जी, अगर आपके सामने टीवी स्क्रीन है तो जब से मेरी बहस शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक 1458 बच्चे, 1458 बच्चों ने जन्म ले लिया। कितनी भयावह, कितनी विकराल स्थिति है जनसंख्या नियंत्रण की। जी हां, अगर ये वृद्धि ऐसे ही जारी रही तो ये जरूर है, आप मान लीजिए कि बुनियादी जरूरतें, रोटी, कपड़ा और मकान कोसों दूर रह जाएगी। जी हां, रोटी, कपड़ा और मकान, अगर जनसंख्या वृद्धि इसी तरह बढ़ती रही तो इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।